फंडामेंटल राइट्स में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल्स 14 to 18, जिन्हें समता का अधिकार भी बोलते हैं, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। तो इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 13 पढ़ चुके हैं और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 है क्या? आर्टिकल 14 में पहले तो पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 के अंदर दिया क्या है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जैसे कि राज्य, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण नहीं और व्यक्ति, ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बात करते हैं राज्य की। सबसे पहले राज्य है क्या? ये राज्य जो है, जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, और हम लोग आर्टिकल 12 को पहले ही कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी आर्टिकल 12 वाला वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं, क्योंकि तभी आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे कि आर्टिकल 12 है क्या, राज्य है क्या, और इस पूरे आर्टिकल्स में जब भी राज्य की बात की जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है। और दूसरी बात है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति का अर्थ क्या है कि यहाँ पर नागरिक की बात नहीं की गई है, व्यक्ति की बात की गई है। यानी कि वो भारत का सिटीजन भी हो सकता है या भारत के बाहर का भी व्यक्ति, कुल मिला के व्यक्ति है, नागरिक नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों को और भारत के जो नागरिक नहीं है उनको भी मिलता है, अर्थात यह अधिकार सब पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। अब हम बात करते हैं जो दो और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। इन दोनों का अर्थ क्या है और अंतर क्या है? तो पहले बात करते हैं विधि के समक्ष समता। ये ब्रिटिश मूल का विचार है और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ क्या है कि नकारात्मक अवधारणा का अर्थ यह है कि राज्य विधि के समक्ष समता सबको देगा, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब यह है कि इसका निगेटिव कॉनोटेशन है, मतलब कि जितने भी कानून हैं वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास विशेष अधिकार होंगे, कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून, अलग तरीके से कानून होगा, और कोई गरीब है उसके लिए अलग तरीके से कानून होगा, ऐसा नहीं है। तो हर व्यक्ति जो है वो कानून की नज़रों में समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा, यानी कि लॉ सबसे ऊपर है। कोई व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। कानून सबको समान नज़रों से देखेगा, और कहीं भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर, तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को रोके। तो एक नकारात्मक अवधारणा है, राज्य कुछ दे नहीं रहा है, राज्य सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है। तो जो कानून की देवी आपने देखा होगा, वो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। किस लिए बंधी होती है? क्योंकि उसके सामने सब बराबर हैं, वो सबसे ऊपर है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। और प्रोफेसर एवी डाइसी के अनुसार विधि के समक्ष समता विधि के शासन सिद्धांत का मूल तत्व है। इसके बारे में आगे। तो अब बात करते हैं विधि के समान संरक्षण। ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये अमेरिका में तब लाया गया था जब अमेरिका में ब्लैक और वाइट जो डिस्क्रिमिनेशन था बहुत ज़्यादा हो गया था। तो किस तरीके से असमान समाज में समानता को स्थापित किया जाए, उसके लिए विधि के समान संरक्षण की बात की गई थी, और हमने भी वहीं से ही इस टर्म को लिया है, क्योंकि भारत का समाज भी असमान है, यहाँ पर भी जातिगत असमानताएं हैं। तो जब असमानता समाज में हो, उस परिस्थिति में हम किस तरीके से समानता को स्थापित करने का प्रयास करें, राज्य प्रयास करें, उसके लिए है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण, यानी राज्य सबको समान रूप से संरक्षित करेगा। समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को समान विधियों के अधीन रखना या उन विधियों को समान रूप से लागू करना, अर्थात राज्य द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएं उनमें बिना किसी भेदभाव के सबको समान संरक्षण मिले। तो समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए तो समान विधियां रहेंगी, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जो असमान परिस्थितियां वाले व्यक्ति हैं उनके लिए असमान
व्यवहार हो सकता है, यानी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उन्हें किया जा सकता है। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ दी जाती हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, फ्री लीगल एड, जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको हम कानूनी सहायता प्रोवाइड करें, क्योंकि वो कानून अमीर जो है वो तो ले सकता है लेकिन गरीब नहीं ले सकता, तो यहाँ पर असमानता है। तो राज्य यहाँ पर उसको भी समान रूप से संरक्षित करके उसको भी लीगल एड यानी कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगा। तो ये एक तरीके से विधि के समान संरक्षण का उदाहरण हुआ। इसके अलावा बहुत सारे कानून बनाए जा सकते हैं बच्चों के लिए, वुमेन के लिए यानी औरतों के लिए, एससीज एसटीज इनके लिए भी। तो ये एक तरीके से विधि के समान संरक्षण है, क्योंकि ये जो वर्ग हैं वो असमानता झेल रहे हैं, तो यदि उनको समान रूप से संरक्षित करना है तो उनके लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं। ये विधि के समान संरक्षण का उदाहरण हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा है कि विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का उप सिद्धांत बताया गया है पतंजलि शास्त्री के द्वारा। तो उनके अनुसार इस स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है जबकि विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होने पर विधि के समक्ष समता का उल्लंघन ना हो। वास्तव में दोनों अवधारणाओं का एक ही उद्देश्य है, समान न्याय। तो इनके अनुसार ये है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण दोनों का ही उद्देश्य क्या है, समान न्याय। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 14 में जो समता का अधिकार है उसका मूल सिद्धांत अनुच्छेद 14 में ही प्रतिपादित हुआ है, यानी जो राइट टू इक्वालिटी है उसका जो मूल सिद्धांत है, उसका जो मूल तत्व है वो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में ही ये प्रतिपादित किया गया है। अब इसके बाद जो आर्टिकल 15 से 18 हैं वो इस समता के अधिकार, इस मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण यानी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। तो कुल मिला के जो मूल तत्व है राइट टू इक्वालिटी का वो आर्टिकल 14 में स्टैब्लिश किया गया है, और इसके अलावा जो 15 से 18 है वो इस राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार के विशिष्ट यानी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। अब हमने जब पहले बात की थी विधि के शासन के बारे में, जो कि प्रोफेसर ए वी डाइसी ने दिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे विधि के शासन के लिए। क्या है वो चीज़ें? किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि इच्छाधीन शक्ति की अनुपस्थिति। सिर्फ और सिर्फ कानून के अनुसार ही किसी को दंडित किया जा सकता है, किसी की इच्छा के अनुसार नहीं कि कोई राजा है तो उसके अनुसार वो हो गया ना, उसकी इच्छा के अनुसार किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। जो कानून में लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसी के अनुसार किसी को भी दंड दिया जा सकता है। ये पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो अभी हमने पढ़ा। और तीसरा उन्होंने बताया कि संविधान जो है वो वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है, ना कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है। यानी कि जो संविधान है वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का परिणाम है, यानी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल संविधान के पहले आते हैं, ना कि जो संविधान है वो हमारे इंडिविजुअल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल यानी वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है। तो स्रोत यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है? यहाँ पर स्रोत बताया है राइट्स पहले हैं और संविधान उसके बाद आया है। तो इन तीनों पॉइंट्स में जो पहला और दूसरा पॉइंट है, यानी कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति और विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों तो भारत में लागू होते हैं, अभी हमने पढ़ा। लेकिन तीसरा लागू नहीं होता, क्योंकि भारत की व्यवस्था में संविधान जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत माना जाता है, यानी संविधान को प्राथमिकता, प्राइमेसी दी गई है इंडिविजुअल के ऊपर। तो भारत की व्यवस्था में प्रोफेसर ए वी डाइसी के तीसरे रूल को स्थान नहीं मिलती है, लेकिन पहले और दूसरे को मिलती है। अब एक और बात, आर्टिकल 14 में विधि का शासन जो है रूल ऑफ लॉ, इसका संबंधित सिद्धांत अंतर्निहित है। जो विधि का शासन प्रोफेसर डाइसी का रूल ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 14 के अंदर ही हमको मिल जाता है। उसका जो सिद्धांत है आर्टिकल 14 में अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आर्टिकल 14 के अंतर जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीके से वो मूल ढांचा है जिसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी नहीं। इसलिए इसे किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंतर्गत है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14
वर्ग विभेद को रोकता है किंतु वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। यानी कि वर्ग विभेद को तो रोकता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर सरकार कोई स्कीम बनाना चाहे तो उसकी अनुमति आर्टिकल 14 देता है। लेकिन एक और कंडीशन क्या है कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 14 के जो अपवाद हैं। आर्टिकल 14 पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि आर्टिकल 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष पावर्स होती हैं। वो पढ़ते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए किए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। और चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यालय की अवधि के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य में किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कुल मिला के बहुत सारे पॉइंट्स ये बताए गए हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को बहुत सारी इम्यूनिटीज अवेलेबल हैं कि उनके ऊपर सामान्य रूप से जो व्यक्तियों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, वो उनकी कार्यालय के दौरान, उनके पदावधि के दौरान उन पर कुछ ये अपवाद यानी कि इम्यूनिटीज, उनको प्रोटेक्शन दी गई हैं कि इस तरीके के उन पर मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। तो एक तरीके से आर्टिकल 14 का अपवाद हुआ। आगे जब हम आर्टिकल 361 को कवर करेंगे तो इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये समझना है कि आर्टिकल 14 का अपवाद 361 किस तरीके से है। अब आर्टिकल 105 है जिसमें संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जहाँ पर संसद का कोई सदस्य कोई बात बोलता है या कोई मत रखता है तो उसके विरुद्ध इस सिचुएशन में कोई भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो एक तरीके से आर्टिकल 14 का अपवाद फिर देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 194 देखते हैं कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात पर या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि राज्य के विधानमंडल में अगर कोई भी सदस्य कुछ भी बोलता है या कोई भी मत देता है तो उसके संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 14 का अपवाद हुआ। इसके अलावा आर्टिकल 31C में क्या बोला गया है, 39B या 39C के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने वाली कोई विधि को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी जब आगे पढ़ेंगे तो वो होते हैं जो कि राज्य को निर्देश देते हैं कि उन्हें ये पॉलिसीज लागू करनी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत 39B या 39C को प्रभावी बनाने के लिए अगर राज्य कोई विधि बनाता है, कोई लॉ बनाता है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 को उल्लंघन उसका कर रहा है। तो एक तरीके से आर्टिकल 31C जो है वो भी आर्टिकल 14 का अपवाद हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में कहा है कि जहां पर आर्टिकल 31C आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। अब राजदूत एवं कूटनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, उन्हें भी सिविल और क्रिमिनल मुकदमे से वो लोग भी मुक्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी आर्टिकल 14 को पूरा डिटेल में कवर किया। इतना डिटेल में शायद ही आपको कहीं पे कवर करने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर करिए। और इसके अलावा हम हर वीडियो के बाद प्रैक्टिस क्विजेस भी देते हैं, क्योंकि वीडियो सिर्फ देख लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर हमने प्रैक्टिस क्विज दी है अपनी वेबसाइट में, तो वहाँ पर आप जाकर उससे सॉल्व कर सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। तो आगे फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।